हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम लोगों ने देखा था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो हंसी के साथ, मुस्कुराहट के साथ, ठहाके के साथ पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई थोड़ी सी सीरियसनेस के साथ होती है, ठीक है। नहीं तो हंसी खुशी अगर पढ़िएगा तो हंसी खुशी नंबर ही आपके दिए जाएंगे एग्जाम में। तो आप इसके एग्जाम के सीरियसनेस को समझिए और एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके के कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने एलपीजी रिफॉर्म में कल, आई होप सो, मैंने लिबरलाइजेशन को कंप्लीट करा था। आज हमारा फोकस रहेगा प्राइवेटाइजेशन के ऊपर कि प्राइवेट पर क्या फोकस किया गया। हमने बोला कि भाई लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्री कर देना, मतलब फ्रीडम दिया गया। किसको दिया गया भाई? फ्रीडम, फ्रीडम टू द बिजनेसेस या फिर प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को, ठीक है। उसी के तहत प्राइवेटाइजेशन भी बढ़ा भाई, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग देखेंगे, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन के ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट आगे पहले सबसे, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेटाइजेशन? व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग द पब्लिक सेक्टर यूनिट फॉर द प्राइवेट पार्टिसिपेशन। मतलब कोई भी सरकारी कंपनी, कोई भी गवर्नमेंट कंपनीज है, तो गवर्नमेंट कंपनीज को क्या किया जाए भाई, जो उसमें रोल जो है वो प्राइवेट सेक्टर का भी इनबिल्ट किया जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है। या तो वो पूरे तरीके से बेच दे, जिसके तहत जो होगा वो प्राइवेट कंपनीज उसमें आकर इन्वेस्ट करें, ठीक है। मतलब क्या बोला गया? ओपनिंग द पब्लिक सेक्टर यूनिट फॉर द प्राइवेट पार्टिसिपेशन। इट ऑल्सो मीन्स दैट विड्रॉवल ऑफ द स्टेट। विड्रॉवल ऑफ द स्टेट मतलब विड्रॉवल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन फ्रॉम एन इंडस्ट्री आइदर पार्शियली और फुली। अगर पार्शियली जो है प्राइवेट सेक्टर आ रहे हैं तो वो किसके तहत आ रहे होंगे? डिस इन्वेस्टमेंट के तहत, जो मैंने कल भी बताया था। अगर होनली आ रहे हैं तो वो डिनेशनलाइजेशन के तहत, ठीक है। तो ये बातें थी जो हमने देखा था। अगर देखा जाए, इट में ऑल्सो मीन द डी रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज प्राइमरली रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन करने का ये भी मतलब था कि जो इंडस्ट्री सिर्फ पब्लिक सेक्टर के हाथों में था, उनको एक तरीके से प्राइवेट के हाथों में देने का काम किया जाना चाहिए। ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि आपको समझकर चलनी थी, ठीक है। फीचर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन क्या था भाई? व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन? ये आपको देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ठीक है, तो फीचर्स, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन? प्राइवेटाइजेशन का बेसिक फीचर्स क्या, गुण क्या है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है भाई। तो सबसे पहले देखा, इट हेल्प्स टू इंप्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट। पहला बात यही था भाई कि सरकार पर जो बहुत ज्यादा बोझ पड़ा हुआ था फाइनेंस का, कि सारा काम, सारा खर्च सरकार को ही करना पड़ रहा था, उसका जो बोझ है वो थोड़ा सा ट्रांसफर करके प्राइवेट के हाथ में दिया जाए। क्योंकि भाई गवर्नमेंट जनरली जो काम करती है वो वेलफेयर मोटिव से करती है। याद रखना, क्या भाई, कौन सा मोटिव रहता है? हमेशा वेलफेयर मोटिव। लेकिन जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर काम करती है, वो जनरली प्रॉफिट मोटिव होता हुआ देखने को मिलेगा। इसका मतलब सिंपल सा है कि एक तरीके से जो फाइनेंशियल कंडीशन गवर्नमेंट के ऊपर, जिसके वजह से ही एलपीजी रिफॉर्म किया गया भाई, सरकार के पास बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था, तो उन कर्जों को एक तरीके से खत्म करने के लिए या फिर उनका बोझ जो है कम करने के लिए प्राइवेट के हाथों में देना, दैट इज द गुण ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। इट हेल्प्स टू रेज द फंड थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। और डिसइन्वेस्टमेंट के तहत क्या किया सरकार ने? जो पैसा को लेने का काम करा। अब किसी प्राइवेट कंपनी को उसने आधी शेयर दे दी किसी भी कंपनी का, तो वो पैसा दिया होगा ना, तो सरकार को पैसा आया भाई, और सरकार उससे एक तरीके से अपनी कर्ज को चुका रहे थे। इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ पब्लिक सेक्टर, की पब्लिक सेक्टर के वर्कलोड को कम किया गया भाई। इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स। और इससे क्या हुआ, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स थे, क्या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, उसका जो था वो क्या हुआ भाई? एफिशिएंसी बढ़ा। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? क्षमता बढ़ाया गया। और क्षमता कैसे बढ़ा? डिसइन्वेस्टमेंट कर या फिर उनमें और भी मैन पावर को इनबिल्ट करके, जो कि बहुत अच्छे तरीके से प्राइवेटाइजेशन के बाद देखने को मिला। क्यों? क्योंकि जो सरकार का जो बोझ था वो थोड़ा सा कम हुआ, फिर सरकार और अच्छे तरीके से ध्यान देना शुरू की। उसके बाद इट प्रोवाइड्स अ बेटर गुड्स इन सर्विस टू द कंज्यूमर, कि बेटर गुड्स एंड सर्विस कंज्यूमर तक पहुंचे, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर को लाना जरूरी हो गया था। इट इंकरेज द हेल्दी कंपटीशन विद इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में कंपटीशन को बढ़ाया जाए ताकि सिर्फ सरकार का रोल ना रहे, प्राइवेट का भी उतना ही रोल देखने को मिला। इसीलिए जो प्राइवेटाइजेशन करना जरूरी हो गया था। फिर आपको 7 देखो, इट फैसिलिटेट द, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है भाई? एफडीआई। एफडीआई जो है वो एक तरीके से लाया जाना चाहिए
और वो जो है वो एक प्राइवेटाइजेशन एक द्वार है, एक डोर है, जिसके थ्रू जो है वो एक तरीके से फॉरेन करेंसी हमारे देश में आएगी, वो भी इन्वेस्टमेंट के तरीके से, जैसे कि एफडीआई में देखने को मिलता है। समझ में आ गया व्हाट आर द फीचर्स कि क्या गुण थे भाई प्राइवेटाइजेशन के, क्यों किया गया? जनरली ताकि हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर फल फूल सके, कंपटीशन बढ़ सके, फॉरेन करेंसी आ सके, मेन रीजन यही था। ठीक है, कौन सा? फिफ्थ वाला, इट प्रोवाइड्स अ बेटर गुड्स एंड सर्विस। अब मान लो कि पहले बहुत सीमित कंपनी थी तो गुड्स एंड सर्विस बहुत लिमिटेड ही था, लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन किया गया तो बहुत सारे प्राइवेट कंपनी ने अपना गुड्स बनाना शुरू करा, जिसके तहत जो है बहुत ज्यादा गुड्स एंड सर्विस के चॉइसेस लोगों को मिलना शुरू हुआ। उससे क्या हुआ? बेटर क्वालिटी आएगा कि नहीं आएगा? जब बहुत सारे रहेंगे तो उसमें से जो कंज्यूमर है वो अपने हिसाब से चूज कर सकता है? हाँ, खरीदने के लिए ऑप्शंस बहुत जरूरी है। व्हाट आर द मेथड, कौन कौन से मेथड का इस्तेमाल किया गया सरकार के थ्रू प्राइवेटाइज करने का? मतलब पहला कौन सा तरीका है? डिसइन्वेस्टमेंट। दूसरा कौन है? डीनेशनलाइजेशन। अगर इफ अ गवर्नमेंट सेल्स अ पार्ट ऑफ अ कंपनी, अ पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी, दैट इज नोन एज disinvestment. If a company, if a government sells whole, सेल्स ऐसे एल ई होगा यार यहाँ, ठीक है, उस सामान को बेचना एस सी डबल एल होता है, यहाँ क्या होगा? एस ए एल ई, ठीक है, सेल, एस ए एल ई, ठीक है। इफ अ गवर्नमेंट सेल, ठीक है, क्या करेगी भाई? सर लेकिन सेल वही वाला होगा, जो बेचने के बारे में बात हो रहा ना, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला गया? इफ अ गवर्नमेंट सेल्स होल द गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, अगर वो अपनी सेल करेगी गवर्नमेंट कंपनी को पूरे होल, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो डी नेशनलाइजेशन। दूसरा फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है भाई? एक ही बिजनेस है और एक बिजनेस जो है वो दूसरे को दे रहा है कि भाई तुम एक तरीके से उस बिजनेस को चलाओ। जैसे मैकडोनल्ड हो गया, बहुत सारे जो है वो अपने फ्रेंचाइजी मॉडल को एक तरीके से लाते हैं कि प्रोडक्ट वही बनेगा। एमबीए चाय वाला बीच में बहुत फेमस हुआ था, ठीक है, स्टारबक्स भी है, ठीक है, वो सब सारे जो है फ्रेंचाइजीज वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं ताकि बिजनेस जो है, जैसे मैंने बोल दिया भाई ये स्काइनॉमिक्स एकेडमी है, मैंने स्काइनॉमिक्स एकेडमी फ्रेंचाइजी जो है वो 10 लाख में बेच दिया या 20 लाख में बेच दिया कि भाई हम मेरा नाम का इस्तेमाल करके तुम एकेडमी खोल सकते हो, बाकी चलाओगे और जितना कमाओगे उसका 10% तुम मेरे को दोगे। तो फ्रेंचाइजी मॉडल होता है, उससे बिजनेस वगैरह बढ़ा जाता है। एक होता है स्ट्रैटेजिक स्केल। स्ट्रैटेजिक स्केल मतलब प्रॉपर स्ट्रैटेजी का फॉलो करके किस तरीके से अपने बिजनेस को स्केल कर पाए, ठीक है। इससे भी एक तरीके से सरकार ने ये मेथड को अपनाया, जो कि एक तरीके से बाद में चलकर प्राइवेटाइजेशन को जोर मिला। अब फ्रेंचाइजी का मॉडल आ गया भाई, तो प्राइवेट लोगों ने सोचा कि मैं एक बार अपनी कंपनी को बढ़ा लूंगा, उसको फ्रेंचाइजी मॉडल बेचकर पैसा कमाऊंगा। बहुत सारे स्कूल्स भी हैं ऐसे, जैसे आपने देखा होगा एड्रॉइड प्रोग्रेसिव, या फिर एड्रॉइड भी प्रोग्रेसिव छोड़ दो, और एसडीआरआर नहीं, एसडीआरआर तो और सारे हैं ना। अरे यार छोटे बचपन बचपन आपने सुना होगा स्कूल का नाम, छोटे बच्चों का, छोटे बच्चों का जो बचपन है स्कूल का, वो प्ले स्कूल का है, वो एक तरीके से उसका फ्रेंचाइजी बिकता है, बहुत महंगे दाम में बिकता है, ठीक है। तो एक ब्रांड है जो कि एक तरीके से क्रिएट हुआ है, तो याद रखना। स्ट्रैटेजिक स्किल मतलब अगर गवर्नमेंट अलग अलग स्ट्रैटेजी या फिर अलग अलग तकनीक इस्तेमाल करके किस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो या फिर प्राइवेटाइज कर सकते हो, या फिर चीजों को अच्छे तरीके से अपने लेवल, मतलब एक जो इंटरनेशनल लेवल तक अपनी कंपनी को पहुंचाओगे, तो उसके कैसे बिजनेस जो प्राइवेट और जो गवर्नमेंट के साथ में आने की वजह से हुआ। गवर्नमेंट उसको देती थी कि ठीक है अगर तुम्हारा बिजनेस नहीं भी कामयाब हुआ तो हम तुम्हारे साथ देंगे, मतलब हम तो नहीं, प्राइवेट दोनों का मिलके, मतलब दोनों मिलकर काम करेंगे ताकि जो बिजनेस है उसको स्केल हो पाए शुरुआती स्थिति में। और जनरली उसमें ज्यादा रोल जो है प्राइवेट सेक्टर का ही रहता था। सरकार उसको एक तरीके से मॉनेटरी बेनिफिट वगैरह देती थी, चलो 2-4 साल काम कर ले भाई, कर ले, उसके बाद जो है पैसा मेरे को लौटा दिए, वो अलग बात है, ठीक है। फिर आते हैं ग्लोबलाइजेशन। व्हाट डू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? मतलब भाई ग्लोबलाइजेशन का मतलब इट मींस दैट इंटीग्रेटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। अगर हम डोमेस्टिक इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ अगर हम मिक्स करते हैं, देन वी कैन क्रिएट ग्लोबलाइजेशन।
मतलब क्या, सिंपल सी बात है। अब वो कैसे होगा भाई, एक्सपोर्ट को बढ़ाकर और इंपोर्ट को भी बढ़ाकर, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर आप बहुत लार्ज मात्रा में कर रहे हो, इसका मतलब आप ग्लोबलाइजेशन के पार्ट हो। या फिर बाहर की कंपनी को आप मौका दे रहे हो कि आपकी कंपनी आपके देश में आके इन्वेस्ट करे, या आपके देश की कंपनी बाहर में जाके इन्वेस्ट करे, देन द ग्लोबलाइजेशन अकर्स। आराम से, हाँ एसबीआई, हाँ एसबीआई है। ये डोमेस्टिक इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी, जब डोमेस्टिक इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी साथ में जुड़ती है तो एक तरीके से क्या, ग्लोबलाइजेशन बनता है। इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क टू लिंक बिटवीन द इकोनॉमिक, सोशल, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जिससे क्या होता है, कनेक्टिविटी बढ़ता है। कनेक्टिविटी बढ़ता है तो अब देखो, पहले क्या इतने कोई समोसा भी नहीं जानता होगा, कहां पर, इंग्लैंड में, आज समोसा वहां पर लोग खा रहे हैं, ठीक है। या फिर जो वर्ल्ड के जो कस्टम्स एंड ट्रेड है वो इसी तरीके से ग्लोबलाइज होता है ना, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। इट इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द होल वर्ल्ड इनटू द वन बॉर्डर लेस वर्ल्ड, मतलब सिंपल सी बात, पूरे वर्ल्ड को एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड, की कोई भी बॉर्डर नहीं, कहीं भी जाकर बेच सकता है, कहीं पर वो काम कर सकता है, कहीं पर भी वो बिजनेस कर सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो ये हमने एक तरीके से, अब आप मान लो कि कोई यहाँ की कंपनी अगर जो है अमेरिका में अपनी कंपनी का दूसरा ब्रांच खोलना चाहता है तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है, अगर वो पूरे प्रॉपर लीगल प्रोसेस के थ्रू अगर जाएगा तो। ऐसा नहीं कि इलीगल तरीके से कुछ खोल दो, ठीक है, ये तो काम तो नहीं करोगे तुम लोग। फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का गुण क्या होता है, सिंपल सी बात है, उससे बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज आता है, एक तो पहली बात ये है। मतलब पहली बात कि द इकोनॉमी टू अडॉप्ट अ न्यू एंड फ्लेक्सिबल मेथड ऑफ द प्रोडक्शन, ये एक नया मेथड है जिसके तहत जो है वो हम अपनी प्रोडक्शन लेवल को बढ़ा सकते हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है। टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, कि हम अपने देश में ज्यादा से ज्यादा फॉरेन कैपिटल, डॉलर वगैरह जो है वो बाहर से ला सकते हैं, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा है टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ गुड्स, क्वालिटी गुड्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब मान लो एक तरफ फॉरेन का गुड है, एक तरफ इंडिया का गुड है, तो आप कंपेयर करते हो कि नहीं करते हो, यार ये फॉरेन गुड है और ये इंडियन गुड है, ठीक है, ये इंडियन गुड है, तो इन दोनों के बीच में जो है वो कौन सी क्वालिटी अच्छी है, और ये अंदर मार्केट में भी कंपेयर होता है, तो उससे क्या होता है, एक अच्छी क्वालिटी निकल के आती है, क्योंकि सब लोग चाहता है कि मैं अपनी बेस्ट क्वालिटी दूं, ठीक है, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। दूसरा है टू इंप्रूव द वर्किंग ऑफ द बैंकिंग एंड द फॉरेन सेक्टर, कि फॉरेन सेक्टर और बैंकिंग और भी ज्यादा कैसे मजबूत हो पाए, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्लोबलाइजेशन के तहत, है कि नहीं। और टू एक्सीलरेट द रेट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन द कंट्री, और इससे क्या पता चलता है भाई, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उसके तहत जो है एक इंडेक्स, आगे चलकर हम लोग देखेंगे जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ेंगे इसके बाद, तो वहां पर देखने मिलेगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे निकलता है भाई, तीन चीजों को मिलाकर बनता है, लिटरेसी रेट, ठीक है, लिटरेसी रेट जो एजुकेशन पे फोकस कर रही है, और क्या है भाई, लिटरेसी रेट, पर कैपिटा इनकम या फिर नेशनल इनकम बोल लो, और उसके बाद क्या हो जाएगा, हेल्थ, समझ में आया। तो ये तीनों अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है कोई भी अगर इकोनॉमी को डेवलप करना होता है, तो ये सब चीज हम बहुत से सीखते हैं ना भाई, जब ग्लोबलाइज होता है हमारी इकोनॉमी, तो कि भाई वहां अमेरिका में कौन सी मॉडल लोग अपना रहे हैं जिसकी वजह से उतना डेवलप हो रहा है, चाइना कौन सा मॉडल अपना रहा है, उसी के हिसाब से हम लोग भी लेकर चलते हैं। अगर देखा जाए कौन कौन से स्टेप जो है वो गवर्नमेंट ने लिया है, ताकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ, कि भाई कौन कौन से सरकार ने स्टेप्स लिए हैं जिसके तहत जो है वो ग्लोबलाइजेशन को मजबूती मिला है या फिर ग्लोबलाइजेशन प्रमोट हुआ है, तो कौन कौन सी भाई क्या क्या। टू इंक्रीज द इक्विटी लिमिट ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि बहुत सारे सेक्टर में क्या था पहले, जैसे अभी अभी हाल ही में बजट में, अभी इसी साल याद रखना पूछा जा सकता है, कि जो किसमें भाई, इंश्योरेंस सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में पहले जो था वो 100% एफडीआई नहीं था। अब क्या, कोई भी अगर विदेशी कंपनी एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहे, अगर इंश्योरेंस सेक्टर में या इंश्योरेंस कंपनी खोलना चाहे, तो उसमें 100% जो है वो अपना पैसा लगा सकता है, कोई इंडियन को अपना पार्टनर बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले क्या था कि अगर आप यहाँ कोई कंपनी खोलोगे तो आपको इंडियन पार्टनर जरूरी है 30% का, 70% ही आप अपना पैसा लगा सकते हैं, 30% आपको यहाँ का कोई पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। तो एक तरीके से वो सब हटाया गया भाई। तो इसका मतलब क्या, सरकार ने इंक्रीज द इक्विटी लिमिट की, इक्विटी लिमिट बढ़ा दी गई, किसकी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी की, पूरा ज्यादा कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत कन्वर्शन बहुत काफी होगा, अगर आपको
फॉरेन एक्सचेंज के लेकर देखा जाए। लिबरल फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी था मतलब एक्सपोर्ट पॉलिसी और जो इंपोर्ट पॉलिसी था उसको एक तरीके से क्या किया गया भाई, उसको क्या किया गया, थोड़ा सा ढील बरता गया उसमें, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन जो है बढ़ा। रिडक्शन इन द टैरिफ, सिंपल सी बात है भाई, टैरिफ मतलब क्या, जो टैक्स वगैरह लगाया जाता था फॉरेन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर, उसमें क्या किया गया, कमी किया गया। उसके बाद विड्रॉवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन का मतलब जो भी अलग अलग टैक्स लगाया जाता था उनके द्वारा, वो एक तरीके से बहुत कम किया गया। ठीक है, टैरिफ नहीं, उसके अलावा भी क्वांटिटेटिव का मतलब सिंपल सी बात है कि जो रेट वगैरह जो लिया जाता था या जो घूस लिया जाता था या टैक्स लिया जाता था उन पर सरकार ने एक तरीके से शिकंजा कसा, ताकि जो है चीजें जो है फ्लो में चल सके सही तरीके से। जो एलपीजी रिफॉर्म था वो सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक था हमारे देश में। तो क्या उसका अप्रेजल क्या था, अप्रेजल का मतलब क्या क्या अच्छा हुआ। तो अगर देखा जाए एलपीजी जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे भाई कि एलपीजी का पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट क्या रहा, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एक तो जरूर याद रखना कि सरकार ने कौन कौन सा स्टेप लिया ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, इसमें दो जरूर याद रखना, सरकार ने टैरिफ को कम किया, सरकार ने एफडीआई के लिमिट को बढ़ाया। ठीक है, ये दो पॉइंट तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि आपको याद रखना ही रखना है। आगे आ जाओ भाई, पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहा है एलपीजी रिफॉर्म का, ये देखो पॉजिटिव इफेक्ट। अब पॉजिटिव इफेक्ट का सिंपल सा मतलब कि क्या आखिरकार जो हमारे देश के लिए अच्छा हुआ। पहली बात, अ वाइब्रेंट इकोनॉमी, इंडिया हैज बिकम अ वाइब्रेंट इकोनॉमी। इंडिया एक इकोनॉमी जो स्लो डाउन था, स्टैग्नेंट था, जो उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा था, जो रुक गया था फिर से 1947 के बाद, वो फिर से अपने पटरी पर आ गया। ठीक है, तो वाइब्रेंट विद इंट्रोडक्शन ऑफ एलपीजी रिफॉर्म द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, देख रहे हो 8% तक हमारी इकोनॉमी की जीडीपी जो है वो बढ़ गई थी, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहला पॉजिटिव। दूसरा पॉजिटिव ये हुआ कि हमारे देश में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या हुआ, बढ़ा। स्टिमुलेट करना, स्टिमुलेट का मतलब क्या, बढ़ना। ठीक है, मतलब द पॉलिसी स्टिमुलेटेड द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लीडिंग टू इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ा। दूसरा पॉइंट कि भाई इंडस्ट्री ग्रोथ हुआ। तीसरा पॉइंट था फिस्कल डेफिसिट, जो कि हमारे देश का जो गवर्नमेंट बजट में मैंने बताया था ना, फिस्कल डेफिसिट बताया था कि भाई राजकोषीय घाटा बोलते हैं इसको। राजकोषीय घाटा का सिंपल सा मतलब सरकार जो टोटल खर्चा कर रही थी, अगर खर्चा ज्यादा हो जाए इनकम से और बोरोविंग को अगर एक्सक्लूड कर दें तो वो फिस्कल डेफिसिट होता था। तो सरकार ने क्या सोचा, सरकार ने ये बोला कि भाई जो हमारा जितना कुल जीडीपी था उसका 8.5% पहले फिस्कल डेफिसिट था, उस वो डेफिसिट कहां तक आ गया भाई, 5% तक। और जनरली बोला जाता है 3.5% तक ही फिस्कल डेफिसिट अगर है तो अच्छा होना चाहिए। आज हमारे देश में लगभग 4% के आसपास में फिस्कल डेफिसिट है, जो कंट्रोलेबल है। फिस्कल डेफिसिट मतलब कि जितना इनकम आ रहा है वो हम लोग ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, मतलब कितना 5% ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। पहले 8% ज्यादा खर्चा कर रहे थे, अब हमने कम किया थोड़ा सा कर्ज को उतार के। हाँ, तो गवर्नमेंट ने कर्जा को कम करा, जिसकी वजह से 5% ही घाटा बचा भाई। पहले घाटा कितना था, 8%, तो घाटा को कम किया, इसका मतलब फायदा में है। ठीक है, तो सरकार ये तरीके से पॉजिटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा किसके तहत, एलपीजी रिफॉर्म के तहत। चौथा क्या है भाई, चेक द इन्फ्लेशन। क्या हुआ, महंगाई जो है वो कंट्रोल में आया। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाज नाउ 4 to 5% एनम विच इज नॉट द कॉज ऑफ कंसर्न। देखो अभी भी हमारे देश में ऐसे बोला गया है कि हमारे देश में जो आरबीआई या जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है 4 + -2, मतलब मिनिमम 2 और मैक्सिमम 6। अगर 2 से 6% तक हमारे देश में अगर इन्फ्लेशन है, इसका मतलब हमारे देश में महंगाई कंट्रोल में। तो उस वक्त जो है कंट्रोल 4 से 5% है, इसका मतलब उससे क्या किया गया, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में किया गया, जो कि महंगाई बढ़ गया था। उसके बाद क्या, जो कंज्यूमर को फ्रीडम दिया गया। जो पहले कंज्यूमर 2-4 प्रोडक्ट में ही छाटना पड़ता था उसे, या फिर चुनना पड़ता था, अब बहुत सारे प्रोडक्ट हैं तो कंज्यूमर को फ्रीडम मिला, मतलब कंज्यूमर सोवर्जिनिटी। कंज्यूमर सोवर्जिनिटी मतलब कंज्यूमर फ्रीडम। तो बस ये याद रखना है। ठीक है, जिसमें मोर वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस निकल के आया। ठीक है, उसके बाद देखने को मिलेगा अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज। देखो यहां पर एक डेटा याद रखना कि बोला गया है कि द रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैव राइजन फ्रॉम अबाउट 6 बिलियन इन 1990 to 1991 टू 304, देख रहे हो, बिलियन। अभी तो करीबन 350 के आसपास हम लोग हो गए, ज्यादा ही हो गए, उससे ज्यादा। ठीक है, 13-14 में देख रहे हो 304 बिलियन, 6 बिलियन कहाँ थे, अभी कितना, अभी तो हम लोग बहुत ज्यादा होगा,
अभी 400 के आसपास, उसके आसपास हम लोग बढ़ गए हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो भी कम इसीलिए हुआ अभी हाल फिलहाल में कोविड आने की वजह से, नहीं तो वो हमारा 500 बिलियन जो वो टच कर जाता, शायद उसी के आसपास देखने को मिलेगा। इंडिया इज प्रेजेंटली वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और हमारे देश में आज आरबीआई के पास सबसे ज्यादा वर्ल्ड के लेवल पर अगर देखा जाए सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व हमारे पास है। इसीलिए आरबीआई को बहुत रेट किया जाता है इंटरनेशनल मार्केट में कि आरबीआई ने कुछ हद तक काम करी है, सरकार ने जो करी है, लेकिन इसमें आरबीआई का रोल बहुत ज्यादा हो जाता है फॉरेन एक्सचेंज को रिजर्व करने में। कब खरीदना है, कब नहीं खरीदना है, वो सब किसका दिमाग रहता है? आरबीआई का दिमाग रहता है। आगे देखो भाई कि सेवेंथ क्या भाई पॉजिटिव इंपैक्ट क्या रहा कि फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा, मतलब प्राइवेट जो कंपनीज थी वहां उस देश में आना शुरू हुए, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखो भाई रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज द इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। देखो इंडिया को अगर देखा जाए अभी हाल ही फिलहाल में बोला जाता है कि 20th सेंचुरी जो है वो एशिया की सेंचुरी है, मतलब जो चाइना और इंडिया की, कि चाइना और इंडिया, तो कभी कभी ये भी बात बोला जाता है कि अगर चाइना इंडिया और उसके साथ अगर रशिया अगर मिल जाए, ठीक है, रशिया ना भी मिले तब भी काम चल जाएगा, लेकिन इंडिया और चाइना अगर मिल जाए तो वो अमेरिका को ऐसे ही बीट कर सकती है। ठीक है, लेकिन वो एक तरीके से चाइना नहीं करेगा ना, चाइना अपने पावर बनना चाहता है, वो किसी और के साथ नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि जिसके पास इतना पावर है, इतना मनी है, इतने लोग हैं, तो एक तरीके से उसके पास इतना पैसा पहले से, तो क्यों तुम्हारे साथ हाथ मिलाएगा वो। ठीक है, अ शिफ्ट इन द मोनोपोली मार्केट टू द कॉम्पिटिटिव मार्केट, जो कि मोनोपोली था शुरुआत में जब 1991 में बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज ही जो है पूरी इंडस्ट्री पर राज कर रहे थे, वो एक तरीके से खत्म होकर कॉम्पिटिशन जन्म लिया। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको समझकर चलना है। ठीक है, तो यहां पर हमने आज देखा, क्या देखा भाई? पॉजिटिव इंपैक्ट देखा। ठीक है, कल जो होगा नेगेटिव इंपैक्ट, फिर डिमोनेटाइजेशन के बारे में देखेंगे, फिर जीएसटी के बारे में देखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। उसके बाद हम लोग क्या शुरू करेंगे? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।